नमस्कार, स्वागत है आपका जन टीवी उत्तराखंड में। आपके साथ हूं मैं सदफ फातिमा। खबरों की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। पीएम नरेंद्र मोदी अगले महीने उत्तराखंड में करेंगे बड़ी रैली। 30 मई से 30 जून तक चलाया जाएगा महाजन संपर्क अभियान। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट आज सीएम धामी के साथ करेंगे बैठक। देहरादून में मिलेट महोत्सव का आयोजन। कृषि में उत्कृष्ट कार्य करने वाले किसानों का सम्मान। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा, किसानों की आमदनी बढ़ाने में मिलेट्स होगा सहायक। हरिद्वार के भाद्राबाद थाना क्षेत्र में हुई मुठभेड़। पुलिसकर्मी और तस्कर गोली लगने से घायल। एसएसपी अजय सिंह ने किया वारदात का खुलासा। 2 बदमाश मौके से हुए फरार। उधम सिंह नगर में चलाया जा रहा है नशा मुक्ति अभियान। किच्छा पुलिस को मिली कामयाबी। 6 लाख से अधिक कीमत की स्मैक बरामद। पति पत्नी सहित 3 आरोपी गिरफ्तार। केदारनाथ धाम में दर्शन के लिए नए पंजीकरण पर 25 मई तक लगी रोक। बर्फबारी और श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लिया फैसला। 26 मई से फिर व्यवस्था होगी शुरू। और अब खबरें विस्तार से। देहरादून में पीएम नरेंद्र मोदी अगले महीने उत्तराखंड में बड़ी रैली करेंगे। वहीं केंद्र सरकार के 9 साल का कार्यकाल पूरा होने पर 30 मई से 30 जून तक प्रदेश में महाजन संपर्क अभियान चलाया जाएगा। 15 मई से शुरू होने वाले सांसदों का विशेष संपर्क अभियान को टाला गया। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ महाअभियान के लिए बैठक करेंगे। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ के उत्तराखंड के श्रीनिवास पंजी जुड़ गए हैं। श्रीनिवास, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी का अगले महीने बड़ा रैली होने वाला है, ऐसे में 30 मई से 30 जून तक केंद्र सरकार के 9 साल कार्यकाल पूरा होने पर जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा। तो उस अभियान को लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? और क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी अगले महीने रैली करने वाले हैं, तो 2024 के विधानसभा चुनाव से इसको राजनीतिक तौर पर कैसे जोड़ के देखा जा सकता है, इसकी जानकारी चाहेंगे आपसे। फातिमा, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरीके से प्रधानमंत्री का जो आगामी दौरा उत्तराखंड में होने जा रहा है, उसके लिहाज से अगर हम बात करते हैं तो उत्तराखंड में क्योंकि 30 मई से लेकर 30 जून तक उत्तराखंड में महासंपर्क अभियान चलाया जाएगा। और महासंपर्क अभियान चलाए जाने के साथ ही एक सबसे बड़ी बात यह होगी कि संगठन को कितना मजबूत करना है, मुस्तैद करना है, ताकि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें 5 सीटों जीत करके संगठन के लिहाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार उसको सौगात के रूप में देना चाहेंगे। इसके लिए प्रधानमंत्री की 51 रैलियां हैं। 51 रैलियों में से उत्तराखंड को कितनी रैलियां मिल पाती है, उत्तराखंड को क्या गढ़वाल और कुमाऊं के मंडलों में से किस स्थान पर रैलियों के लिए तय समय मिल पाता है, इसको प्रधानमंत्री या पीएमओ कार्यालय इसका फाइनल इंतजाम करेगा और इसके तारीख मुकर्रर करेगा। लेकिन जहां तक उत्तराखंड के संगठन का लिहाज का सवाल करें हम, तो संगठन में प्रदेश अध्यक्ष की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है और मुख्यमंत्री की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि अपने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को, और खास तौर पर जब प्रधानमंत्री की बात हो रही हो तो वो उस एक ऐसा कार्यक्रम आयोजित करे जिसका संगठन के लिहाज से पार्टी स्तर को फायदा होगा और आम जनता के लिहाज से जब प्रधानमंत्री का दौरा होगा तो जाहिर सी बात है उत्तराखंड के लिए कुछ ना कुछ सौगातें उनके पिटारे से जरूर निकलेंगी। और हमें उम्मीद है कि जो दौरा होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की आज मुलाकात होने वाली है। मुलाकात का विषय होगा कि उत्तराखंड में प्रधानमंत्री के आगामी कार्यक्रम के तहत जो महासंपर्क अभियान चलाया जाएगा, किस रूप में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से अपने कुनबे को बढ़ाने की
की कोशिश करेगी। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो कार्यक्रम का स्वरूप होगा वो किस रूप में होगा, कितनी आबादी बुलाई जाएगी, जो आम जनमानस होगी वो गढ़वाल क्षेत्र से आएगी, कुमाऊं से आएगी, मैदानी इलाकों से आएगी, उसका इंपैक्ट 2024 में कितना पड़ेगा, या फिर जो निकाय के चुनाव होने हैं उत्तराखंड में उनमें उसका सीधा असर होता है या नहीं होता है। और संगठन के लिहाज से, क्योंकि 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा वो काफी महत्वपूर्ण उत्तराखंड के लिहाज से भी होने वाला है। ऐसे में संगठन और सरकार बेहतर तालमेल के साथ आगे बढ़े, इसकी तमाम तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। श्रीनिवास, सांसदों का विशेष संपर्क अभियान 15 मई से था जो कि टाल दिया गया, तो विशेष अभियान टालने के क्या कुछ कारण सामने निकल कर आए, इसकी जानकारी चाहेंगे आपसे। बिल्कुल फातिमा, आपको बताना चाहूंगा कि उत्तराखंड में सांसदों के जरिए एक महासंपर्क अभियान चलाया जाना था, जिसको अब दोनों कार्यक्रम एक साथ किए जाएंगे। यानी प्रधानमंत्री की जो रैलियां है महासंपर्क अभियान कार्यक्रम के तहत पूरे एक पखवाड़े में चलेंगी। पखवाड़े का सेंस है कि 30 मई से लेकर के 30 जून तक भारतीय जनता पार्टी की कार्यसमिति की बैठक भी उत्तराखंड में होनी है। और कार्यसमिति की बैठक में आगामी जो 3 महीने की रूप रेखा है या रोड मैप कहेंगे, उसको तय किया जाता है कि उत्तराखंड में किन किन बिंदुओं पर चिंतन होना है, मंथन होना है। क्या उत्तराखंड में औद्योगिक निवेश के क्षेत्र में सरकार को सितंबर से लेकर नवंबर के माह में इन्वेस्टर समिट करानी चाहिए, उससे क्या राज्य सरकार को फायदा होने वाला है। राज्य सरकार जब जनता को फायदा गिनाएगी तो 2024 के लोकसभा चुनाव में जब जनता के बीच में पार्टी कार्यकर्ता जाएंगे तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तमाम योजनाओं को लेकर जाएंगे, और उन योजनाओं का लाभ अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति को किस रूप में मिल पाएगा, यह कार्यक्रम के जरिए तय किया जाएगा। और इसी कार्यक्रम के जरिए, क्योंकि सांसदों का जो कार्यक्रम था वो भी संपर्क अभियान था, लेकिन जब प्रधानमंत्री का कार्यक्रम और सांसदों का कार्यक्रम दोनों को कोलैबोरेट करके एक बड़ा कार्यक्रम उत्तराखंड में किया जा रहा है जो संपूर्ण देश में होगा। लेकिन उत्तराखंड के लिहाज से अगर हम बात कर रहे हैं तो उत्तराखंड में 51 रैलियों में से कितनी रैलियां प्रधानमंत्री की मिल पाती हैं, संगठन और सरकार दोनों तरीके से तैयार है। यानी कुल मिलाकर अगर देखेंगे तो उत्तराखंड में मौजूदा धामी सरकार चाहती है कि केंद्र सरकार द्वारा जितनी भी वित्त पोषित योजनाएं हैं जिनका लाभ भारत सरकार के जरिए राज्य सरकार तक पहुंचता है, राज्य सरकार के जरिए आम जनता तक पहुंचता है, और आम जनता वोट बैंक के जरिए डिलीवरी सिस्टम के माध्यम से सरकार को उसको वापस करती है। यानी चुनाव में कहीं ना कहीं वोट बैंक में उसका इस्तेमाल होता है। तो सरकार चाहती है कि ऐसी तमाम योजनाएं हैं जिनको जनता को आधार बना करके बनाई गई है, उनका लाभ लोगों तक पहुंच पा रहा है या नहीं पहुंच पा रहा है, उसका क्रियान्वयन किया जाए। और सिर्फ इतना नहीं फातिमा, अधिकारियों की भी जो ड्यूटियां हैं वो तैनात की गई है। निर्देश दिया गया है कि डिलीवरी सिस्टम बेहतर होना चाहिए, पारदर्शी नीति के साथ काम होना चाहिए, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ काम होना चाहिए। उत्तराखंड में क्योंकि पहाड़ पर कोई चढ़ना नहीं चाहता है, ब्यूरोक्रेसी देहरादून में रहना चाहती है। पहाड़ पर चढ़ेंगे, पहाड़ का खाका पहाड़ में बैठ करके तैयार किया जाएगा। जैसे गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी है, वहां पर जाकर के अगर काम करने का मौका अधिकारियों को भी मिलेगा तो मैं समझता हूं कि शायद वो तमाम जो नीतियां देहरादून में बैठ करके बनाई जाती है, अगर वो पहाड़ में बैठकर बनाई जाएगी तो उसका जो जरिया है, वापसी का जो सौगात होगी वो जनता के जरिए सरकार को भी मिलेगी और सरकार के जरिए जनता को भी मिलेगी। तो कुल मिलाकर के यह महत्वपूर्ण दौरा रहने वाला है और इस दौरे का सीधा असर आम जनता को होगा। श्रीनिवास, अगर जनसंपर्क अभियान की बात करें तो बीजेपी इस बार प्रदेश में कहां तक इसको कवर करने का लक्ष्य तय कर रही है? प्रदेश के किस किस कोने तक इस जनसंपर्क अभियान को पहुंचाया जाएगा? अभी से बीजेपी इसको लेके क्या कुछ रूट तैयार कर रही है, इसकी जानकारी चाहेंगे आपसे। बिल्कुल फातिमा, देखिए भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का तमगा अपने आप को मानती है और ये कारण यही है कि तमाम अपने कुनबे को बढ़ाती जा रही है, अपने कार्यकर्ताओं को जोड़ती चली जा रही है। और तमाम देखिए, दो चीजें होती हैं जब किसी दल से कोई भी जब आम जनता जुड़ती है तो सबसे पहले उनके सामने जो समस्या खड़ी होती है कि आखिरकार विचारधारा क्या है, उस विचारधारा के साथ वो जुड़ना चाहते हैं। और विचारधारा के साथ जब वो जुड़ते हैं, सरकार का जो सिस्टम है, जो पारदर्शी नीति है, उसमें अगर काम बेहतर करते हैं तो लोगों का रुझान उसकी तरफ बढ़ चला जाता है। और भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं तमाम राजनीतिक दलों से जो छिटके हुए लोग हैं, जिनकी बात वहां पर उनके दलों में नहीं सुनाई देती है, ये जो ग्राम पंचायत स्तर पर काम करना चाहते हैं उनको मौका नहीं मिल पाता है, तो ऐसे तमाम राजनेताओं को भी, जनप्रतिनिधियों को भी, आम जनता में सहभागिता करने वाले लोगों को भी और साथ ही साथ बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों को भी आमंत्रित करती है कि वो अपना सुझाव सरकार को दे, संगठन को दे। और जब संगठन में सुझाव उनके लिए जाते हैं और वो अगर बात रखते हैं और संगठन को लगता है कि इनके जुड़ने से, इनके विचार जुड़ने से सरकार और संगठन बेहतर तरीके से तालमेल के साथ आगे बढ़ सकते हैं, तो ऐसे वो महासंपर्क अभियान के जरिए कुनवा बढ़ाते हैं। अगर आप देखेंगे, पन्ना प्रमुख बनाए गए हैं, शक्ति केंद्र बनाए गए हैं, यानी कोशिश की गई है कि ज्यादा से ज्यादा कार्यक्रम संगठन स्तर पर संचालित किए जाएं और आम जन सैलाब उसमें उमड़ सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया श्रीनिवास तमाम जानकारी के लिए।
इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। देहरादून में आयोजित मिलेट्स महोत्सव में पूरे प्रदेश के सैकड़ों किसान प्रतिभाग कर रहे हैं। वहीं इस अवसर पर कृषि में उत्कृष्ट कार्य करने वाले किसानों को प्रशस्ति पत्र और 10,000 का चेक भी दिया जा रहा। बता दें कि महोत्सव में शामिल किसानों ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि इससे किसानों का मनोबल बढ़ेगा और वे मन से कृषि कार्य करेंगे। साथ ही इस अवसर पर कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि मिलेट्स के उपयोग से यहाँ आदमी स्वस्थ होता है, वहीं किसानों की आमदनी बढ़ाने में भी यह सहायक सिद्ध होगा। साथ ही उन्होंने किसानों को सब्सिडी देने की भी बात की है। केदारनाथ धाम में दर्शन के लिए नए पंजीकरण पर रोक लगा दी गई है। वहीं आपको बता दें कि 25 मई तक सरकार ने नए पंजीकरण पर रोक लगाई है। 25 मई तक के लिए पंजीकरण कराए हुए श्रद्धालुओं को ही कराए जाएंगे दर्शन। वहीं बर्फबारी और श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को नियंत्रित करने के लिए फैसला लिया गया। 26 मई से फिर से पंजीकरण शुरू होंगे। वहीं केदारनाथ में रुक रुक कर लगातार बर्फबारी हो रही है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हिमांशु बरमोला सीधे देहरादून से जुड़ गए हैं। हिमांशु, केदारनाथ धाम में दर्शन के लिए अब रोक लगा दी गई है। ऐसे में जितनी भीड़ है वहां पे, क्योंकि इस वक्त बहुत ज्यादा भीड़ बढ़ चुकी है केदारनाथ धाम में, तो उसको नियंत्रित करने के लिए प्रशासन की तरफ से क्या कुछ खास व्यवस्था की गई है, इसकी जानकारी चाहेंगे आपसे। और क्या कुछ मौसम विभाग ने अपडेट जारी किया है? निश्चित रूप से फातिमा, आपको बताना चाहता हूँ कि चारधाम यात्रा को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। चारधाम यात्रा रूट पर जो उत्तराखंड का मौसम विभाग है उसके पूर्वानुमान के अनुसार जो पर्वतीय जिले हैं उनके लिए उसने अलर्ट जारी किया। और इसके साथ ही साथ जो बाहर से आने वाले तीर्थ यात्री हैं उनको अब दर्शन का थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि केदारनाथ धाम में लगातार बर्फबारी हो रही है। और इसी क्रम में रविवार को दिन भर वहां पर बर्फबारी भी चली थी और जिन श्रद्धालुओं ने 25 मई तक के लिए पंजीकरण कराए थे वही अब दर्शन कर सकेंगे। और नए श्रद्धालु जो भी चारधाम यात्रा के लिए केदारनाथ की यात्रा करना चाहते हैं वो 26 मई से पंजीकरण करवा सकेंगे। और साथ ही साथ अभी भी लगातार केदारनाथ धाम में रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है और मौसम को देखते हुए जो पंजीकृत श्रद्धालु हैं उनके लिए पर्याप्त इंतजाम हो सके, इसके लिए नए पंजीकरण पर रोक लगाई गई है प्रशासन द्वारा। और क्योंकि केदारनाथ धाम के कपाट जो 25 अप्रैल को खोले गए थे, वहां पर सबसे लगातार बर्फबारी देखने को मिली है। इसी के साथ साथ जो रोजाना पंजीकरण की संख्या, अगर आंकड़ों की बात की जाए तो चारधाम यात्रा के लिए 25 से 30 हजार श्रद्धालु डेली केदारनाथ पहुंच रहे हैं। और इसी के आधार पर प्रशासन और शासन लगातार व्यवस्थाएं बना रहा है। और इसी के साथ देखा जाए तो श्रद्धालुओं की संख्या में कोई कमी नहीं आई है लगातार बर्फबारी होने के बावजूद। जी फातिमा। हिमांशु, क्योंकि अब लगातार केदारनाथ धाम में यात्रियों की भीड़ बढ़ती चली जा रही है, ऐसे में बर्फबारी भी वहां पे लगातार देखने को मिल रही है, तो ऐसे में जो यात्री अभी वहां पे मौजूद हैं इसको लेकर प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की गई है? क्या उनको वापस लौटाया जा रहा है या फिर वहां पे उनके लिए कुछ विशेष इंतजाम किए गए हैं? निश्चित रूप से फातिमा, प्रशासन ने मौसम विभाग के पूर्वानुमान को लगातार उसकी देखरेख कर रहा है और मौसम विभाग भी लगातार यात्रियों को अपडेट कर रहा है, अलर्ट कर रहा है। साथ ही साथ SMS के जरिए उत्तराखंड में आने वाले श्रद्धालुओं को जिन्होंने पंजीकरण करवाया उन्हें जानकारी दे रहा है। साथ ही साथ केदारनाथ की बात की जाए तो केदारनाथ में लगातार बर्फबारी होने के कारण वहां पर यात्रियों को कम ही रोका जा रहा है और जत्थे के हिसाब से वहां पर नीचे गौरीकुंड से केदारनाथ के लिए रवाना किया जा रहा है, ताकि जो ऊपरी इलाका है केदारनाथ वहां पर संख्या कम रहे और जो भी व्यवस्थाएं हैं वो वहां पर चाक चौबंद रहे। अगर अत्यधिक मात्रा में, अत्यधिक संख्या में वहां पर यात्री मौजूद रहेंगे तो प्रशासन को भी जो व्यवस्थाएं हैं उनको सुचारू रूप से जारी रखने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में लगातार यही कोशिश की जा रही है कि जत्थे के रूप में लगातार यात्रियों को ऊपर भेजा जाए, 100-150 का जत्था बनाकर केदारनाथ की तरफ रवाना किया जाए और जब जत्था जैसे ही वहां पर दर्शन करता है उसके बाद उन्हें तुरंत वापस भी लौटा दिया जाए। यानी कि साथ ही साथ जिनके पंजीकरण केदारनाथ में रहने के लिए उन्हीं को वहां पर भी ठहरने की व्यवस्था की जा रही है। और इसी के साथ चारधाम यात्रा की बात की जाए तो लगातार चेकिंग अभियान भी चलाए जा रहे हैं। जिनका पंजीकरण हुआ है, जिनके पास पंजीकरण की स्लॉट के टिकट है, दर्शन के टिकट हैं, उन्हीं लोगों को भी चारधाम यात्रा में आगे जाने दिया जा रहा है और ये सारा काम ऋषिकेश में चेकिंग का किया जा रहा है। जी फातिमा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु तमाम जानकारी के लिए।
मसूरी पहुंचे लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता ने माल रोड में हो रहे कार्यों का निरीक्षण किया। वहीं मौके पर मौजूद अधिकारियों को तय समय पर कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही माल रोड में जगह जगह पड़े मलबे के ढेर को शीघ्र हटाने की बात कही है। वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए अधिशासी अभियंता जितेंद्र त्रिपाठी ने कहा कि कार्य में तेजी का कारण विभागों में तालमेल की कमी है। सभी विभागों के अधिकारियों को मौके पर बुलाया गया। देखिए, आप लोग समझते हैं कि जो माल रोड का काम था बहुत ही चुनौतीपूर्ण था। इसमें हम लोग को सतह का काम करने से पीछे टूटी शिफ्टिंग के बहुत सारे काम करने थे, नीचे की लेस डालनी थी और टाइम टेकिंग काम होता है। पहली प्राथमिकता पर हम लोगों ने डामरीकरण का काम किया है और एक लेयर पूरी भी कर दी है। और जो हमारे दूसरे प्रायोरिटी के सौंदर्यीकरण काम है और इंटरलॉकिंग टाइल्स की जगह कोबलस्टोन वाले काम है, उसे हम लोग प्रायोरिटी पर कर रहे हैं। रात दिन दोनों समय की टीमें लगाई जा रही हैं, तो इसे हम लोग जल्दी से पूरा कर लेंगे। निश्चित रूप से कि हम पुराने टाइम को पूरा नहीं कर पाए हैं, लेकिन हमने जो भी अपना टारगेट रखा हुआ है, ये समान टारगेट से बहुत जल्दी का टारगेट है। सर, जो है सभी विभागों से इसलिए समय बनाया गया है और सारे विभागों को यहाँ पर बुलाया गया था कि लोग साथ में हमारे विजिट कर लें। साथ में जो भी ऐसे इशूज आ रहे हैं जहाँ पे टूटी डक्ट डालना है या किसी की पाइपलाइन डालनी है, वो पहले काम करवा लें। देखिए, आज एक बहुत ही अच्छा व्यवहार आज विभाग की तरफ से आया है, लोक निर्माण विभाग की तरफ से, जब एक्जिन साहब ने खुद स्वयं पूरी मसूरी का निरीक्षण करा है माल रोड का। जिस माल रोड का कार्य 31 मार्च तक पूरा होना था, जो 20 अप्रैल की डेडलाइन तक पूरा नहीं हुआ, 30 अप्रैल की डेडलाइन तक पूरा नहीं हुआ और आज 13 मई हो गई और आज तक पूरा नहीं हुआ। उस संदर्भ में आज पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा, जल संस्थान द्वारा जॉइंट्स इंस्पेक्शन करा गया, सर्वे करा गया और हमें खुशी की बात है कि आज हमें विश्वास दिलाया गया कि मई के माह के अंतर्गत सारा कार्य पूरा हो जाएगा। लोहाघाट ब्लॉक के पंचेश्वर में नदी में नहाने के दौरान जाग गांव के युवा सचिन बिष्ट की सरयू नदी में डूबने से मौत हो गई। सचिन के साथियों के द्वारा हल्ला मचाने पर एसएसबी के जवानों ने सचिन को नदी से निकालकर 108 के जरिए लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय भेजा, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना पर प्रशासन की गंभीर लापरवाही सामने नजर आई है। अक्सर नहाने के दौरान पंचेश्वर में कई लोग हादसों के शिकार हो चुके हैं। ग्रामीणों ने कई बार प्रशासन से पंचेश्वर संगम में सुरक्षा उपाय करने और जल पुलिस की तैनाती की मांग की है। इसको यहाँ पे करीबन 2 बजे के टाइम पे लेके आए थे और ये घटना हुई है 1:30 बजे के टाइम पे। सरयू नदी में कुछ दोस्त घूमने गए थे तो वहाँ पे ये डूब गया था। फिर इसको यहाँ लाने तक तो इसका ब्रॉड डेड था। जब यहाँ लेके आए थे तो कुछ था नहीं शरीर में। हमने कुछ CPR देने की भी कोशिश करी, रिवाइव करने की कोशिश करी, पर कुछ था नहीं तो बचा नहीं सके उसको। उधम सिंह नगर जिले की किच्छा कोतवाली अंतर्गत क्षेत्र में चलाए जा रहे नशा मुक्ति अभियान के अंतर्गत किच्छा पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। किच्छा पुलिस ने कोतवाली अंतर्गत टीचर कॉलोनी क्षेत्र से पति पत्नी सहित 3 आरोपियों को करीब 6 लाख से अधिक कीमत की अवैध स्मैक के साथ गिरफ्तार कर लिया। वहीं फिलहाल पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ NDPS की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। लगातार प्रयासरत है और इसी के क्रम में एक बड़ी सफलता सीओ किच्छा के नेतृत्व में मिली है। एक टीम गठित की गई थी जिसको इंस्पेक्टर किच्छा लीड कर रहे थे और इस टीम के द्वारा कड़ी मेहनत के साथ एक टीचर्स कॉलोनी क्षेत्र में अवैध स्मैक का व्यापार कर रहे 3 अभियुक्तों को हमने गिरफ्तार किया है, जिसमें एक महिला है और 2 महिलाएं हैं और एक पुरुष है। इनसे टोटल 63 ग्राम स्मैक जो है वो बरामद हुई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 6,30,000 रुपए है। और इनकी गिरफ्तारी से निश्चित रूप से उस क्षेत्र में अवैध नशे की जो कारोबार है उसको निश्चित रूप से इसमें कमी आएगी। इनके आपराधिक इतिहास की हम लोगों ने जानकारी की तो इसमें लंबा चौड़ा इनका आपराधिक इतिहास है। ये बेसिकली 2 भाई और उनकी वाइफ हैं, 4 लोग हैं जो इस कार्य में संलिप्त हैं। साथ में कलवा नाम का व्यक्ति भी इस ट्रेड में प्रकाश में आया है, जो कि उसी क्षेत्र में ये लोग रहते हैं। हरिद्वार के बहादुराबाद थाना क्षेत्र में गौ तस्कर बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़ को लेकर एसएसपी अजय सिंह ने रोशनाबाद पुलिस कार्यालय में पूरी वारदात का खुलासा किया। वहीं इस मुठभेड़ में गौ तस्कर की गोली से सोची का एक पुलिसकर्मी भी घायल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने भी गौ तस्कर बदमाश पर जवाबी फायरिंग की और एक गोली गौ तस्कर बदमाश के पैर में लगी, जबकि 2 गौ तस्कर बदमाश फरार हो गए। घायल गौ तस्कर और पुलिसकर्मी को रुड़की सिविल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। कल थाना बहादुराबाद में कुछ बदमाशों के साथ पुलिस और जो हमारी CIO की टीम है, एक सूचना के आधार पर घेराबंदी की गई थी कोर कॉलेज के पास और मौके पर जो है जब अभियुक्तगणों द्वारा फायर किया गया तो उसमें जवाबी फायरिंग में एक जो साविज करके बदमाश जो
उसके पैर में गोली लगी थी। मौके से 2 लोग फरार हो गए थे, जिनकी बाद में काउंसलिंग के दौरान जो बिलाल है वो भी सहारनपुर का रहने वाला है, उस पर भी आपराधिक मुकदमे दर्ज है, उसको पकड़ा गया था और भाग दौड़ के दौरान उसकी टांग में टूट गई थी, जिसको भी अस्पताल रुड़की सिविल अस्पताल लाया गया। समझ जानकारी से ये बात आई थी कि हरिद्वार में कुछ थाना क्षेत्रों में गौकशी की काफी सारे इंसिडेंट होते, जिसमें हमारे मुकदमे भी दर्ज थे और ये अभियुक्त लगातार सहारनपुर से आकर यहाँ पर गायों को चोरी कर ले जाना या जो ऐसे स्ट्रीट पर गाय वगैरह छोड़ दी जाती है उसको ले आते थे और गौकशी करते थे। श्रीनगर पुलिस ने ऑपरेशन मर्यादा के तहत शराब पीकर हुड़दंग मचाने वाले 3 यात्रियों के खिलाफ कार्रवाई की है। बता दें कि बद्रीनाथ यात्रा से लौट रही एक महिला यात्री ने 112 पर फोन कर सूचना दी कि जिस वाहन में वह आ रही है उसमें कुछ अन्य यात्री शराब पीकर हुड़दंग मचा रहे हैं। इसके बाद मौके पर पहुंची श्रीनगर पुलिस ने वाहन से शराब पी रहे यात्रियों का मेडिकल करवाकर तीनों यात्रियों का चालान किया। इसके बाद महिला यात्री और अन्य यात्रियों को श्रीनगर पुलिस ने वाहन में बैठाकर उनके गंतव्य की ओर रवाना किया। श्रीनगर पुलिस ने बताया कि वाहन में सवार सभी यात्री केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा से वापस ऋषिकेश की ओर लौट रहे थे। इस दौरान महाराष्ट्र से आई महिला यात्री द्वारा शराब पीकर हुड़दंग मचाने की सूचना दी गई। मैं यात्रा करने आई थी केदारनाथ बद्रीनाथ की, तो उसी दौरान मुझे गाड़ी में शेयरिंग जीप में बैठना पड़ा। वहाँ पे कुछ यात्री शराब पी रहे थे, तो मैंने पौड़ी पुलिस श्रीनगर इनको कॉल लगाया गूगल से नंबर निकाल के, और उन्होंने तुरंत हमें सेवा दी 1 मिनट के अंदर और मेरी मदद। शराब पी रहे थे, मैंने उनको बहुत बार मना भी किया, आप बाहर करो जो करना है, गाड़ी में मत करो, उतरने के बाद करो, बट वो गाड़ी में कर रहे थे। ये इसमें एक लड़की युवती थी जो चारधाम यात्रा पर आई हुई थी और अपने एक शेयरिंग जीप से यहाँ से हरिद्वार जा रही थी, जिसने तुरंत ये बात बताई हमको कि साहब ऐसे करके गाड़ी में कुछ लोग शराब पीने की सूचना है। उसमें हम लोगों को उन्होंने नेट से नंबर लिया है पौड़ी पुलिस का, तो उन्होंने तुरंत सूचना करा, तो हम लोग इमीडिएट वहीं पर पहुँच गए थे मौके पर ही, क्योंकि हम लोग अपने 112 वाहन से ये रहते हैं ड्यूटी के दौरान, तो हम लोगों ने उनको तुरंत फैसिलिटेट दिया। और हमारे यहाँ उत्तराखंड पुलिस का जो मर्यादा ऑपरेशन चल रहा है, ऑपरेशन मर्यादा चल रहा है, उसके तहत हम लोगों ने इनमें कार्रवाई कर ली। सोमवार को सीजन का पहला जंगली फल काफल लोहाघाट बाजार में पहुंचा। हालांकि आज बाजार में व्यापारियों को काफी कम मात्रा में काफल उपलब्ध हो पाया, जिस कारण सोमवार को काफल 200 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिका। काफल व्यापारी गोपाल दत्त पुनेठा ने जानकारी देते हुए बताया कि इस बार काफल 15 से 20 दिन देरी से बाजार में आया है। आज उनको सिर्फ 20 किलो काफल मिल पाया। उन्होंने कहा कि शुरुआत में काफल के दाम काफी तेज हैं, जैसे जैसे काफल की आवक बढ़ेगी दाम नीचे आएंगे। वहीं स्वाद और गुणवत्ता से भरपूर काफल क्षेत्र की ग्रामीण महिलाओं के रोजगार का सशक्त माध्यम बन रहा है। क्षेत्र की ग्रामीण महिलाएं सुबह दूर दूर जंगलों में जाकर काफल के फलों को तोड़कर लोहाघाट बाजार तक लाया जा रहा है, जहां काफल व्यापारियों के महिलाओं से हाथों हाथ अच्छे दामों में काफल खरीद लिया। फसल काफल की ठीक है, लेकिन ऐसा है कि इस टाइम मौसम का जो है थोड़ा सा प्रभाव पड़ा। यहाँ पहाड़ में एकदम ठंड भी पड़ गई। काफल नहीं तो आज से 10 दिन पहले चल जाता। काफल वैसे पेट के लिए बहुत बढ़िया चीज है, ये गर्मी से बिल्कुल राहत देता है। जो काफल की बहुत बड़ी भूमिका है, इसमें से गांव की औरतें भी इस उद्योग से जुड़ी हुई हैं। काफल जंगलों से तोड़ के ला रही है, दिन भर तोड़ती हैं। और आखिर में एक नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। पीएम नरेंद्र मोदी अगले महीने उत्तराखंड में करेंगे बड़ी रैली। 30 मई से 30 जून तक चलाया जाएगा महाजन संपर्क अभियान। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट आज सीएम धामी के साथ करेंगे बैठक। देहरादून में मिलेट महोत्सव का आयोजन। कृषि में उत्कृष्ट कार्य करने वाले किसानों का सम्मान। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा किसानों की आमदनी बढ़ाने में मिलेट्स होगा सहायक। हरिद्वार के बहादुराबाद थाना क्षेत्र में हुई मुठभेड़, पुलिसकर्मी और तस्कर गोली लगने से घायल। एसएसपी अजय सिंह ने किया वारदात का खुलासा। 2 बदमाश मौके से फरार। उधम सिंह नगर में चलाया जा रहा नशा मुक्ति अभियान के 6 पुलिस को मिली कामयाबी। 6 लाख से अधिक कीमत की स्मैक बरामद। पति पत्नी सहित 3 आरोपी गिरफ्तार। केदारनाथ धाम में दर्शन के लिए नए पंजीकरण पर 25 मई तक लगी रोक। बर्फबारी और श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लिया फैसला। 26 मई से फिर व्यवस्था होगी शुरू। और अभी तक के लिए जन उत्तराखंड में बस इतना ही। नमस्कार।
खबर जो कभी बताती है सच तो कभी कराती है एहसास। खबर जो है कुछ खास। खबर ही तो है जो कभी बनती है राजनीति से तो कभी व्यापार से, कभी आती है खेल से तो कभी मनोरंजन से, कभी खुशी से तो कभी गम से। हाँ, खबर ही तो है। खबर थमती नहीं और ना ही थमेंगे हम, क्योंकि हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज।